बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका द बिंग्स में। मैं हूं राम कुमार रघुवंशी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आप? तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में हमें थोड़ा आइडिया लेना है, समझना है इनके बारे में। तो चैप्टर में इनके बारे में बात होगी कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक्स क्या होते हैं। तो इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर ये मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, तो इस बात को हम पहले समझते हैं। तो बड़ा आसान चैप्टर है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। तो पहले मैं यही समझाऊंगा कि ये मैग्नेटिज्म की जो बात हो रही है वो किस तरीके से डेवलप होता है किसी भी मैटर के अंदर। तो देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि जो मैटर्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं बताइए? एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और एटम्स के अंदर की क्या कहानी है कि एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जो भी हम मैटर के बारे में बात करेंगे वो मैटर किससे मिलके बने होंगे बच्चे? एटम से। एटम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूमेगा बताइए? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होगा। कहानी ये है कि आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व होगा यानी कि तरीके से चार्ज मूव करता है, और जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट इसके अपोजिट में होता है। सभी को मालूम है कि करंट जो है नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ मूव करता है तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट आपको ये मिल जाएगा। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना यानी कि चार्ज का मूव करना, और चार्ज के मूव होने की वजह से यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? एक करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा ठीक है। और पिछले कुछ चैप्टर्स में आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, क्या है बच्चे? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो उसमें अगर आई करंट है, एरिया ए है, तो आई इंटू ए करने से आपको क्या मिलता था? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यानी कि करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है? डाइपोल की तरह। और उस डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट कितना होता है? आई इंटू ए के इक्वल होता है। तो क्या यहां पर भी एक डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो यहां पर इस आई करंट के फ्लो होने की वजह से इस एटम के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा यानी कि डाइपोल क्रिएट होगा यहां पर, एटॉमिक डाइपोल। और उस एटॉमिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? आई इंटू ए के इक्वल। चलिए ठीक है। मतलब क्या है कि यहां पर जो एटम है उसमें एक एटॉमिक डाइपोल क्रिएट हो गया है। डाइपोल क्रिएट हो गया और डाइपोल की वजह से क्या आ गया? डाइपोल मूवमेंट। ठीक है। तो जो एटॉमिक डाइपोल यहां पर क्रिएट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पर दो तरह की कहानी आपको सुनने को मिलेंगी। तो मैंने आपको समझाया कि एटॉमिक डाइपोल क्या होता है। तो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व होना मतलब एक तरीके से चार्ज का घूमना, और चार्ज के घूमने से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। और जब करंट घूमेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये एक डाइपोल की तरह, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। चलिए किसकी तरह? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। अब जब एक मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि है तो एटम के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक डाइपोल। तो हमने इसको एक नाम दे दिया एटॉमिक डाइपोल। अब कहानी यह है कि जो मैटर आपके पास होते हैं वो मैटर होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से? कुछ मैटर आपको ऐसे मिलते हैं कि जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि इसका डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगा। मैं डायरेक्शन की बात कर लूं। डायरेक्शन मैंने सिखाया था आपको कि आपको फिंगर को रखना है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट देखिए कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिंगर बताओ कैसे रखें अपन? चलो इस तरफ से रखते हैं। तो फिंगर को कर्ल करें और फिंगर रखना है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट इस तरीके से घूम रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है बताइए? क्लॉकवाइज। तो फिंगर को रखेंगे अपन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करना है और थंब जाएगा अंदर, तो अंदर की तरफ, यानी कि यहां पर जो डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। तो कुछ मैटर ऐसे मिलेंगे, कुछ एटम्स आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर में। चलो एक और बना के देखते हैं। जैसे मान लो मैंने एक और बना लिया और इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चे अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज तो करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको ये मिल जाएगी और इसकी वजह से फिर से क्या बनेगा, एक एटॉमिक डाइपोल बनेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिंगर को रखिए आप, देखिए इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब बाहर की तरफ, तो यहां पर आपको मिलेगा मैग्नेटिक डाइपोल, और जो कितना होगा I इंटू ए के इक्वल, वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, तो m वेक्टर इक्वल टू I a वेक्टर। पर डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड को कैसे दिखाएंगे अपन, पॉइंट से दिखाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो मैटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जिसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इनवर्ड बनाएगा डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल को, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा बना देगा, आउटवर्ड बना देगा। जब एक इनवर्ड बनाएगा एक आउटवर्ड बनाएगा तो दोनों का जो एटॉमिक डाइपोल होता है, एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट होता है, वो पेयर में कैंसिल हो जाता है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका जो एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये कि आप दोनों का जब एटॉमिक डाइपोल को कैंसिल कर दोगे, यहां पर कोई भी आपको एटॉमिक डाइपोल देखने को नहीं मिलेगा। कुछ कहानी समझ में आई? तो ऐसे मैटर जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके अंदर कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो पेयर्ड में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे सब्सटेंस को कोई नाम दिया आपने? बिल्कुल नाम दिया। तो भैया ऐसे मैटर जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनका जो एटॉमिक डाइपोल होता है वो पेयर में कैंसिल हो जाता है। तो यहां पर कोई भी एटॉमिक डाइपोल देखने को नहीं मिलेगा और देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। और जब बच्चे एटॉमिक डाइपोल नहीं मिलेगा तो ऐसे मैटर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनको हमने किस कैटेगरी में रखा है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा है। इनकी पहचान यही है कि देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। अब क्यों नहीं है ये आपको समझ में आ गया होगा कि देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। तो इनके पास कोई एटॉमिक डाइपोल नहीं होता है, और जब बच्चे एटॉमिक डाइपोल नहीं होगा यानी कि देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट, तो इनके पास कोई एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट नहीं मिलेगा। चलिए कहानी समझ में आई। और हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से अभी हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा के रखी है। लगाने से क्या फर्क पड़ेगा वो थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाई। चलिए, तो कहानी समझ में आ गई। तो ये ऐसे मैटर जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से अगर एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज दूसरा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाएंगे और देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। ओके, इनके कुछ एग्जाम्पल तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे कि बताओ ये किसका एग्जाम्पल है। कोई मान लो आपसे दे दिया कॉपर, लीड, जिंक, कोई सा आपको दिया हुआ है, पूछेंगे बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, डायामैग्नेटिक का, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। तो आपको क्या आंसर देना है, तो याद रखो कि डायामैग्नेटिक में कौन कौन से आते हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो बिस्मथ, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये आपको मिलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में। मतलब देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल। चलिए कहानी समझ में आई। ओके, अब समझो बच्चे, इस पे तो बाद में आएंगे अपन, मैं आपको यही कहानी यहीं से स्टार्ट करता हूं फिर से। लेकिन दो टाइप के सब्सटेंस थे, एक तो वो जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन दूसरे आपको ऐसे मिलेंगे सब्सटेंस जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। बच्चे अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मिलेंगे तो जो एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट है वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं मिलेंगे तो एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा। जैसे यहां पर मान लो ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
और करंट होगा क्लॉकवाइज, तो आपको जो डाइपोल मूवमेंट मिलेगा वो इनवर्ड मिलेगा, यानी कि यहां पर एक डाइपोल मूवमेंट आपको मिल जाएगा। किसके अंदर? जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो देयर इज एटॉमिक डाइपोल, और अगर एटॉमिक डाइपोल है मतलब देयर इज एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट। तो यहां पर आपको मिलेगा एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट। चलिए कहानी समझ में आई। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या नाम दें जिनके अंदर एटॉमिक डाइपोल होता है? तो यहां पर आप समझ लो, तो नो एटॉमिक डाइपोल यानी कि नो एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट। तो m की वैल्यू कितना हो गई? 0। m मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसकी वैल्यू आपको 0 मिली थी। लेकिन इसके अंदर तो एटॉमिक डाइपोल मिलेगा, तो एटॉमिक डाइपोल मिलेगा, कहां लिखें? चलो यहां लिख देते हैं। तो अगर एटॉमिक डाइपोल मिलेगा तो m वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट भी मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी मिलेगा। और इसमें भी वही कहानी है कि यहां पर भी आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिलेगा, 0 नहीं हो सकता। 0 होता है इसमें डायामैग्नेटिक में, लेकिन जिसके अंदर आपको ये मिलेगा वो आपके दो टाइप के होते हैं, पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अभी तक क्या समझ आया? जिसमें देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। लेकिन जिसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स मिलेंगे वो आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहां पर हमें मिलते हैं एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट। अब इनमें क्या फर्क होता है? दोनों के अंदर मिलेंगे, कुछ ना कुछ फर्क तो होगा, उसको अपन आगे समझेंगे। बट इसके एग्जाम्पल देख लो, तो मैग्नीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन, ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। और फेरोमैग्नेटिक में क्या आता है? अलग ही दिख जाएगा, देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनम एंड अलॉयस लाइक एल्निको। तो ये कुछ सब्सटेंस आपको मिलेंगे जो क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक के अंदर आते हैं। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा था आपको मैग्नेटिज्म किस वजह से आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके रिवॉल्व करने की वजह से मैग्नेटिज्म यानी कि एटॉमिक डाइपोल बनते हैं, और उसी के बेसिस पर हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है, सब्सटेंस को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। तो डायामैग्नेटिक यानी कि देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल, हेंस देयर इज नो एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट हो गया 0। बाकी जिसके अंदर डाइपोल मूवमेंट मिलेगा, एटॉमिक डाइपोल मिलेंगे, वो आपको दो टाइप को मिलेंगे। अब इनमें भी क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम समझेंगे। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि कोई भी सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पर दो इफेक्ट होते हैं। कोई भी सब्सटेंस को कहां रखें बताइए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो वहां पर आपको दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से इफेक्ट? जैसे मान लो बाहर से पहले से ही मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको बोल देता हूं मैं बी वेक्टर, या बी नोट भी अपन लिख सकते हैं। जो बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन बी नोट मान लेते हैं, या बी, जो वो बाद में समझा दूंगा क्या मानना है, अभी आप ये समझो। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया? कोई भी सब्सटेंस आपने रख दिया। अब ये कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई सा भी हो। बट यहां पर दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। भाई पहला इफेक्ट क्या होगा कि जो भी सब्सटेंस आप रखेंगे उसके अंदर एक इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल होगा, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा उसके अंदर। अब ये कैसे हो रहा है भाई? इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं बात करूं किसके बारे में, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो किस टाइप के होते थे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आपने रख दिया इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसमें क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसकी वजह से इनका एटॉमिक डाइपोल डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हुआ था। लेकिन अगर इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो कहानी ये बनेगी कि अभी इससे पहले क्या था कि दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर थे, जैसे इसका एम था इसका भी एम था। लेकिन अगर आप इसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो चेंज होगा, और दोनों में से किसी एक का मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा और दूसरे वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा बच्चे? डिक्रीज होगा। यही कहानी है कि पहले दोनों के बराबर थे, कैंसिल हो गए,
लेकिन अगर आपने इसको रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर क्या कहानी बनती है कि जो किसी भी एक का, दोनों में से किसी एक का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इंक्रीज, और दूसरे का क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा। तो जैसे मान लो एक का इंक्रीज हो गया, दूसरे का डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से यहां पर एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। एक इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा, यानी अब कैंसिल हो नहीं पाएगा, और कैंसिल नहीं हो पाएगा तो यहां पर आपको मिलेगा एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन ये तो इंड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि इसके अंदर एक डाइपोल इंड्यूस होगा। और ये वाला इफेक्ट सबके अंदर होता है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो, फेरोमैग्नेटिक हो, या फिर डायामैग्नेटिक हो, एक इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल तो आपको मिलेगा। तो पहले से इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक डाइपोल यहां पर इंड्यूस होगा। वो किस डायरेक्शन में होता है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा। तो जो इंड्यूस वाला डाइपोल मूवमेंट होगा, इसको MI लिख देता हूं मैं, I मतलब इंड्यूस, वो कैसा मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला इस तरफ था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा। चलिए समझ में आया। तो किसी सब्सटेंस को आप रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें एक तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा कि उसके अंदर एक एटॉमिक डाइपोल इंड्यूस होगा। किस वजह से हुआ, समझ में आ गया। पहले दोनों बराबर थे, लेकिन एक इंक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हुआ, और जो नेट डाइपोल मूवमेंट मिला वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मिला। ओके, दूसरा ये वाला इफेक्ट इनमें भी मिलेगा कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के अंदर भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल इंड्यूस होगा। ठीक है ना, सबके अंदर होता है ये वाला इफेक्ट। अच्छा, एक दूसरा इफेक्ट कौन सा है, दूसरा इफेक्ट ये होता है कि जो एटॉमिक डाइपोल अगर पहले से ही प्रेजेंट है, अब इसके अंदर तो कोई एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट नहीं था तो मैंने उसकी कोई बात नहीं की, लेकिन अगर इसकी जगह पर या तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है हमारे पास, तो उस केस में अगर आपने बाहर से लगा दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके पास तो पहले से ही देखो क्या है, एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट है, और इनके अंदर होता है एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट। लेकिन थोड़ा फर्क होता है, चलो इसको बाद में लगाएंगे, पहले इसमें किस टाइप के है वो समझते हैं। पैरामैग्नेटिक के अंदर एटॉमिक डाइपोल होता है रैंडम ओरिएंटेड, मतलब कोई भी कहीं भी भागे जा रहा है, जैसे एक इस साइड भाग रहा है, दूसरा इस साइड भाग रहा है, तो एटॉमिक डाइपोल तो मिलेंगे, लेकिन ये कैसे रहेंगे, रैंडम ओरिएंटेड, मतलब कोई भी कहीं भी जा रहा है। तो इस टाइप से आपको मिलते हैं एटॉमिक डाइपोल, किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। इसके अंदर ये नहीं था, मैंने उसकी कोई बात ही नहीं की, लेकिन इसके अंदर तो है एटॉमिक डाइपोल, लेकिन ये कैसे होते हैं, रैंडम ओरिएंटेड। तो क्या करें फिर इसके लिए, तो आप एक काम करो, बाहर से लगाइए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगा दोगे तो कहानी ये बनेगी कि यहां पर दो इफेक्ट होंगे। ये पहला वाला इफेक्ट तो इसमें भी होगा कि इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल, तो कुछ डाइपोल यहां पर इंड्यूस होंगे, ठीक है ना, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत कम रहेगा। इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, दूसरे वाले का। दूसरा क्या है, दूसरा इफेक्ट ये रहेगा कि जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं वो अलाइन होंगे विथ एक्सटर्नल फील्ड। मतलब ये कि जो एटॉमिक डाइपोल आप रखोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इन पे क्या लग जाएगा, टॉर्क लग जाएगा। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से टॉर्क लगता है, और फिर वो क्या होता है, रोटेट करता है, और वो किसकी डायरेक्शन में अलाइन करता है, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी तरीके से ये मैग्नेटिक डाइपोल है, और इसको कहां रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस पे भी क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से ये घूमेगा। जैसे मान लो ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये अपना मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, मतलब टॉर्क लगाएगी, और टॉर्क लगाने से ये इस पे ये रोटेट करने लगेगा, और ये ट्राई करेगा, ये किसकी डायरेक्शन अलाइन होना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो ये डाइपोल भी इसी तरफ अलाइन होना चाहेगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो यहां पर एक आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा कि जो डाइपोल होते हैं वो अलाइन होंगे किसकी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखो कुछ टाइम बाद कहानी ये बनेगी कि डाइपोल
अब जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे अलाइनमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो ये इस तरफ हो गया, आप बढ़ाते गए, दो बातें हैं, या तो इसको इंक्रीज कर लो या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कर लो। टेम्परेचर कम करने से भी अलाइनमेंट मिलेगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा लो। तो अगर आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे या मान लो टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये सभी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे एक टाइम के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 100 एटॉमिक डाइपोल हैं, आपने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया तो पहले 100 के 100 कैसे थे, रैंडम ओरिएंटेड। इसको लगाने से मान लो 100 में से कितने 10 हो गए अलाइन, लेकिन अभी 90 नहीं हो पा रहे, तो क्या करें, इसको बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड को। या दूसरा ऑप्शन, टेम्परेचर को कम कर लो। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ा दिया, अब 100 में से चलो कितने 10 हो गए थे, 20 हो गए, अब और बढ़ाओ, चलो 30 हो गए, 90 हो गए, 95 हो गए, 99 हो गए। आप थोड़ी और बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने से क्या होगा, 100 के 100 कैसे अलाइन हो जाएंगे। तो 100 के 100 मतलब 100%। तो जितने भी थे सभी के सभी किसकी डायरेक्शन में अलाइन हुए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो 100 के 100 तो सभी के सभी अलाइन हो गए। इसको बोलते हैं सैचुरेशन वाली कंडीशन। तो सैचुरेशन में जाने के बाद सभी एटॉमिक डाइपोल अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए कुछ समझ में आया। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से दो इफेक्ट हो गए, एक तो इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हुआ और दूसरा जो एटॉमिक डाइपोल थे वो अलाइन हुए। तो एटॉमिक डाइपोल अलाइन हुए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसी की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। लेकिन इंड्यूस वाला किस तरफ होता है, वो तो अपोजिट में होता है। अभी समझाया था मैंने कि इंड्यूस वाला जो आपको मिलेगा, इंड्यूस वाला इस तरफ मिलेगा। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा इंड्यूस डाइपोल की वजह से वो अप्लाइड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होगा। तो ये इस तरफ थी तो इंड्यूस वाला इस तरफ आएगा, लेकिन अलाइनमेंट वाले तो इसी तरफ आएंगे। तो यहां पर दो मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे, एक अलाइनमेंट का और एक इंड्यूस का। लेकिन दोनों में से सिग्निफिकेंट कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो अलाइनमेंट वाला। तो इसके बारे में हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत कम रहेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल का इफेक्ट बहुत कम होगा। तो हम किसकी बात मानेंगे, अलाइनमेंट वाले की बात मानेंगे। चलिए समझ में आया। तो मैंने आपको समझा दिया पैरामैग्नेटिक की कहानी क्या है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं एटॉमिक डाइपोल, मतलब होता है एटॉमिक डाइपोल मूवमेंट। लेकिन जब तक आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लगाएंगे तब तक ये सभी रैंडम ओरिएंटेड रहेंगे और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अभी भी इसके अंदर जीरो रहेगा। ठीक है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट अभी भी कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, बट इसके अंदर डाइपोल तो है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने से ये अलाइन होगा और दूसरा कुछ इंड्यूस भी होगा, लेकिन इंड्यूस का इफेक्ट कम रहेगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो आपको मिलेगा किसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट, किसकी डायरेक्शन में मिलेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मिलेगा। अच्छा, इसकी क्या कहानी है, थोड़े इसके बारे में समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, देखो। अच्छा, एक बात और समझा दूं मैं आपको, अब इतना पढ़ लिया है, थोड़ी और बात कर लेते हैं कि डायामैग्नेटिक के अंदर इंड्यूस वाला मिला। जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट अपोजिट में था, और अपोजिट में होने की वजह से ये जो होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये कैसे होते हैं, रिपेल होते हैं। ये कैसे होंगे, रिपेल। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो उसके अपोजिट में होता है। तो रिपेल भी कैसे होते हैं, वीकली रिपेल होते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता रिपल्सिव, ये वीकली रिपेल होते हैं। ओके, इसकी कहानी समझाई मैंने। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल वो इसी की डायरेक्शन में आएगा। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो ये कैसे होते हैं बच्चे, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसका जो अट्रैक्शन भी कैसा होता है, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता, लेकिन ये भी कैसे होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें क्या खास बात है, देखो यहां पर मैं बात करूं, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाओगे तब तक इसके अंदर भी मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होगा। ध्यान रखें, ये भले मैंने नॉट जीरो लिख दिया,
बट ध्यान क्या रखना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप नहीं लगा रहे तो फिर तो इसका जीरो आएगा। चलो देखो कैसे। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को नहीं लगाते हैं तो कहानी ये है कि अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो यहां पर स्मॉल वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं अपन, क्या, स्मॉल वॉल्यूम। और स्मॉल वॉल्यूम्स को हमने क्या नाम दिया है, डोमेन नाम दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वॉल्यूम मान लिए तो स्मॉल वॉल्यूम को हमने क्या नाम दिया है, डोमेन। और छोटे से वॉल्यूम के अंदर जितने भी एटॉमिक डाइपोल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लो ये छोटा सा अपन ने वॉल्यूम कंसीडर किया और इसमें ये डाइपोल आपको इस डायरेक्शन में मिले, तो ये सभी डाइपोल आपको इसी डायरेक्शन में मिलेंगे इस छोटे से डोमेन के अंदर, छोटे से वॉल्यूम के अंदर। अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, इसमें अगर इस तरफ है तो सभी डाइपोल आपको इसी डायरेक्शन में मिलेंगे। तो जो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्यूम्स होते हैं, उनमें देखा जाए तो मान लो इसमें इस तरफ आ रहा है लेकिन मिलेंगे सब एक ही डायरेक्शन में। इसका कहीं और मान लेते हैं, चलो इस तरफ मान लेते हैं, तो एटॉमिक डाइपोल्स आपको मिलेंगे सेम डायरेक्शन में इन इट्स डोमेन। यहां भी आप कुछ मान सकते हैं इस तरीके से, स्मॉल वॉल्यूम यानी कि स्मॉल डोमेन के अंदर। तो ऐसा कब होता है, जब बाहर से कोई फील्ड ना लगाएं, यानी कि बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो उस टाइम पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो उससे क्या होगा, उससे कहानी ये बनेगी कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगा दिया। एक्सटर्नल, अब यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से पहले ये सब कैसे हैं, एक डोमेन के अंदर तो सेम डायरेक्शन में है, एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी कितना आएगा, जीरो आएगा। तो विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी कितना होगा, जीरो होगा। समझे? ओके। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से यह कहानी बनेगी कि जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा वो ग्रो कर जाएगा। ग्रो मतलब वो बढ़ने लगेगा, बाकी के जो अदर डोमेन्स होते हैं वो डिक्रीज करने लगेंगे। यानी कि वो डोमेन इंक्रीज होगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लगाई बताओ, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सा डोमेन है इनमें, देखो ये तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये वाला जो डोमेन देख रहे हैं वो किसकी डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये वाला डोमेन क्या होगा बच्चे, ग्रो करेगा, मतलब इसका साइज बढ़ेगा, बाकी सबका साइज क्या होगा, कम होने लगेगा। और जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे, तो ये पूरे के पूरे जितने भी थे वो सब छोटे हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, और ये वाला ग्रो कर जाएगा। ये वाला कैसा हो जाएगा बच्चे, ग्रो कर जाएगा, यानी कि अलाइन हो जाएगा, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। समझ में आया? तो कौन सा वाला अलाइन किया, ये वाला। अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में लगाते तो इसकी डायरेक्शन में कौन सा डोमेन है, ये वाला है, तो ये वाला ग्रो करता, फिर तो सब के सब इसकी डायरेक्शन में मिल जाते। तो जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, बाकी अदर डोमेन डिक्रीज होते हैं। और एक टाइम के बाद अगर आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो ये सभी खत्म हो जाएंगे, ओनली कौन सा बचेगा, जो इसकी डायरेक्शन में था, और सभी डाइपोल इसी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ये होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दोनों के अंदर एटॉमिक डाइपोल हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसमें रैंडम ओरिएंटेड होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो एटॉमिक डाइपोल होते हैं वो डोमेन में डिवाइड रहते हैं, कि छोटी छोटी डोमेन्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये बनेगा। यहां पर भी आप देखें तो कहानी क्या है कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, तो इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा। इंड्यूस वाला भी है, दोनों इफेक्ट हैं, यहां पर इंड्यूस भी होंगे और अलाइनमेंट भी होगा, लेकिन इफेक्ट किसका ज्यादा रहेगा, अलाइनमेंट वाले का। तो अलाइनमेंट की वजह से आपको यहां पर मिलेगा,
लेकिन ये किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मतलब ये भी कैसे होंगे बच्चे, अट्रैक्ट होंगे। ये भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये होते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्ट। कुछ आया समझ में? तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुए, रिपेल। क्यों रिपेल हुए, क्योंकि इंड्यूस वाला अपोजिट में था। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन कैसे, वीकली अट्रैक्ट। और हम इसकी बात करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये भी अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है। अट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन कैसा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। समझे? ये मैंने कुछ आपको बता दिया, थोड़ी प्रॉपर्टीज दिखाई। बाकी इसके बारे में प्रॉपर्टीज के लिए अपन सेपरेट क्वेश्चन लेंगे, प्रॉपर्टीज को अलग से लिखेंगे। तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को हमें डीपली पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो देख लें इसमें कोई भी डाउट हो। आपको मैंने समझाया कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, किस वजह से आता है। मैटर के अंदर किसी के अंदर एटॉमिक डाइपोल मिलेगा, किसी के अंदर डाइपोल नहीं मिलेगा। ये इसको नॉट इक्वल टू जीरो यहां पे ये लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप नहीं लगा रहे तो उस केस में तो ये भी जीरो होता है। तो आप यहां पे सिंपल ये लिखें कि नो एटॉमिक डाइपोल, और यहां पर आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल यहां पर प्रेजेंट होते हैं। भले ही वो रैंडम ओरिएंटेड है, लेकिन प्रेजेंट रहेंगे यहां पर। इसके अंदर भी आपको मिलेंगे एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट। विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मूवमेंट तीनों में जीरो होगा, बिल्कुल तीनों में जीरो होगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो फिर ये अलाइन हो जाएंगे। समझे? तो डाइपोल अलाइन होते हैं टॉर्क की वजह से, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखें इसके बारे में और आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले ये कुछ टर्म्स हमें आना चाहिए, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। तो आपको समझना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको H वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये सब है क्या भाई, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस इन इट, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। मतलब ये समझ लो कि वो एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा, मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको रखा उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब उसने क्या कर दिया, उसको मैग्नेटाइज कर दिया, उसको क्या बोला जाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला जाएगा। समझ गए? अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये भी वही बात है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो उसकी क्या होती है, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एक इंटेंसिटी होती है कि मतलब वो कितना मैग्नेटाइज कर पाएगा किसी सब्सटेंस को, तो वो क्या होता है, या उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको समझते हैं ये क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, बी नॉट। तो बी नॉट का मतलब क्या है कि बाहर जो हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं जो किसी को मैग्नेटाइज करेगा, और हमने उसको क्या मान लिया, बी नॉट मान लिया। ठीक है ना? ओके। अब ये बी नॉट प्रोड्यूस कहां से करें, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है। क्या है बच्चे, सोलेनॉइड। तो ये मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के अंदर क्या हो रहा है बच्चे, करंट फ्लो हो रहा है। इस सोलेनॉइड के अंदर मान लो I करंट फ्लो होता है, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को अगर मैं मानूं
कि यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं, उनको मैं एन मान लेता हूं। कहां लिखें अपन, एन यहां लिख देते हैं। स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो मुझे ये बी नॉट प्रोड्यूस करना है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करना है। इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे और कितना मुझे करंट लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, कितना मुझे नंबर ऑफ टर्न्स लेना पड़ेगा और कितने करंट लेने पड़ेंगे। तो एन आई की वैल्यू कितना होगी, दोनों का हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, एम्पियर टर्न्स। एम्पियर मतलब करंट और नंबर ऑफ टर्न, वो भी किसमें, पर यूनिट लेंथ में। तो मैंने एन पहले ही क्या ले रखा है, पर यूनिट लेंथ का लिया है। अगर मैं कैपिटल एन ले रहा होता उसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होते, लेकिन स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एन आई बन जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ। और ये कितने हमें जरूरत पड़ेगी, जिससे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितना होना चाहिए, बी नॉट होना चाहिए। बी नॉट मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसी के इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ कितना लेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नहीं आया समझ में? तो भैया हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनानी है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि एन आई की वैल्यू कितनी होगी, उस एन आई को ही हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। देखो ये लिखा है, द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम, यानी उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो मैग्नेटाइज कर पाएगा, उसी को हम एक वेक्टर से डिनोट करते हैं। उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इट्स मैग्नीट्यूड मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स यानी कि एन आई। एन तो वैसे ही पर यूनिट लेंथ का है, तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न फॉलोइंग राउंड द यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, यानी यूनिट लेंथ में कितने एम्पियर टर्न्स होंगे, एन आई की वैल्यू कितनी होगी, जो प्रोड्यूस कर दे, क्या प्रोड्यूस कर दे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी बी नॉट को प्रोड्यूस कर दे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि बी नॉट को प्रोड्यूस कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नहीं आया समझ में? यहां पे लिखता हूं, देखो ये जो H होगा, H का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एन आई के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ, जिससे क्या प्रोड्यूस कर पाए अपन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि बी नॉट को प्रोड्यूस कर पाए। तो बी नॉट को प्रोड्यूस करने के लिए एन आई की वैल्यू कितना होना चाहिए, इसको बोलते हैं अपन H। क्लियर है बात? ओके। अब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, उन्हें पता होगा कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और आपको मैंने प्रूफ करवाया था, फाइंड भी किया था हमने, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको बताया था कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नॉट, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट इंटू एन आई। लेकिन ये म्यू नॉट इंटू एन आई कब होगा, जब अंदर क्या होगा, एयर। हम बात कर रहे हैं एयर या वैक्यूम की। तो एयर के लिए, वैक्यूम के लिए हम यहां रख रहे हैं म्यू नॉट, मतलब परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये कौन सी है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, है ना, उस टाइम की बात हो रही है। अब आप पढ़े लिखे बच्चों को ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, और एन आई को हम क्या लिखते हैं, एन आई को अपन एच लिख सकते हैं। तो बी नॉट कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू एच, यहां पे एच लिख सकते हैं एन आई की जगह पे। यहां से देखो, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ मतलब क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको एच लिख सकते हैं। यहां से एक फॉर्मूला बन के आ गया, देखो, तो बी नॉट कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू एच। तो यहां से अगर आपको एच फाइंड करना हो तो एच भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, म्यू नॉट, सॉरी बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो उससे आपको ये मिल जाएगा। बस यही समझाना था मुझे यहां पर। इसकी यूनिट की और बात कर लेते हैं, यूनिट कैसे निकालें। तो देखो एच क्या होता है, एन आई, और यहां पर एच क्या होता है, सॉरी एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब इसकी यूनिट की बात करूं तो करंट की यूनिट एम्पियर, और नीचे लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, तो एम्पियर पर मीटर, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट।
तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। चलिए देख लें, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताएं। तो मैंने आपको समझा दिया कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाए, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ठीक है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो उसकी एक एबिलिटी होती है, वो कितना मैग्नेटाइज कर पाएगा। लेकिन इसको मैग्नीट्यूड कितना लेंगे अपन इसका, तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब एनआई के इक्वल होता है। तो ये वो एनआई है, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, बी नॉट के इक्वल, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इक्वल। तो इसने अगर एनआई ने अगर बी नॉट प्रोड्यूस कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एनआई, एनआई को एच लिख सकते हैं, तो बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। चलिए समझ में आ गई बात, ओके। देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड को समझा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को समझा। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये क्या है मैग्नेटाइजेशन, अभी आपको समझाया था, कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने से वो क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। बच्चे अगर वो मैग्नेटाइज होगा मतलब उसके अंदर एक तरीके से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिज्म। तो जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा उसके अंदर, जो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या है, मतलब वो कितने अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज होगा। क्या उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कम होगा या उसके अंदर ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि उस मटेरियल के अंदर, यहां पे अपन समझ लेते हैं कि जैसे मान लो कि वहां पे आपने लगा दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, मतलब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दी। क्या लगा दिया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो कि अभी समझाया था मैंने। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अगर आप ऐसा माने, अगर ये बना रहा है कोई सोलेनोइड अगर प्रोड्यूस करता है तो ये होता है म्यू नॉट एन आई के इक्वल। और इसमें जो एन आई होता है वो होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग, और ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन, थोड़ा फर्क है। मैग्नेटाइजिंग मतलब जो किसी को मैग्नेटाइज करेगा, और मैग्नेटाइजेशन मतलब उसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, तो म्यू नॉट एन आई। अब यहां पर मान लो कोई सब्सटेंस को आपने रख दिया, तो सब्सटेंस को रखा तो उसके अंदर बच्चे क्या होगा, एक मैग्नेटाइजेशन होगा। तो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी कितनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। कुछ पढ़ाने से पहले ही आपको बता देता हूं मैं कि इसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन होगा, ये डिपेंड करेगा कि बाहर कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगा रखा है, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटाइजिंग, ठीक है ना। यानी कि यहां पर हम क्या लिखते थे, एच। तो एच पर डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी कि अंदर जो आई होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, बाहर वाले पर। तो बाहर अगर आप अच्छा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाएंगे तो अंदर भी अच्छा मैग्नेटाइजेशन होगा। तो ये आई किस पर डिपेंड करने वाला है, एच पर डिपेंड करने वाला है। समझ रहे हो। तो मैंने पहले ही लिख दिया कि जो आई होता है मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये प्रोपोर्शनल होता है एच के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एच। एच मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन कैसे करें, इसको सिंपल मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते हैं कि द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप। ये यहां पर होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड के लगाने से अंदर डाइपोल अलाइन होंगे या फिर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होगा। तो उसमें वही बताना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल when placed in a magnetizing field is called intensity of magnetization या मैग्नेटाइजेशन। तो कहानी वही जो मैं समझा रहा था आपको कि उनके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, और बच्चे एटॉमिक डाइपोल्स अगर होंगे और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डाइपोल अलाइन हो जाएंगे, और डाइपोल अगर नहीं होंगे तो वहां पर इंड्यूस आपको मिलेगा। क्या हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल होगा। तो यहां पर बनेगा एक डाइपोल क्रिएट होगा, और उसकी वजह से आएगा डाइपोल मूवमेंट। तो वो डाइपोल मूवमेंट कितना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ,
उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया? तो फॉर्मूला हो गया, जैसे मान लो टोटल अगर देखा जाए वॉल्यूम इसका V है और इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट अगर m डेवलप हो रहा है तो m को डिवाइड कर दो V से, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम I बोलते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, तो ये पूरा पूरा डिपेंड करता है बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड पर, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H पर डिपेंड करेगा वो, कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी कि H पर डिपेंड होता है, तो I प्रोपोर्शनल होता है H के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा और ये जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये आपको मिल जाएगा I का फॉर्मूला। तो I इक्वल टू जीटा H, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। H तो आपको समझ में आ ही गया। एक बात और समझो कि अब यहां पर अगर मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गया है, मतलब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। भाई कोई मैग्नेटिक मटेरियल को आपने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। किसकी वजह से? मैग्नेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ है, तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। लेकिन वो किसकी वजह से होगा? मैग्नेटाइजेशन की वजह से। इसको मैं BI लिख रहा हूं। तो B नॉट तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर क्या था? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वजह से अंदर क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन हो गया। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वजह से क्या हो गया? थोड़ा सा फर्क है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वजह से क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन हुआ। तो मैग्नेटाइजेशन I इक्वल टू जीटा H। अब जब अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया है तो अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगी? मैग्नेटाइजेशन की वजह से। तो ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी कि अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ। मतलब ये कि BI किसके प्रोपोर्शनल होगा? I के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये मटेरियल अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि अगर I की वैल्यू ज्यादा होती है, मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, तो BI की वैल्यू भी ज्यादा होगी। BI मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन अगर अच्छा होगा तो BI की वैल्यू भी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये प्रोपोर्शनल होता है I के, तो BI इक्वल टू म्यू नॉट I। म्यू नॉट तो आप समझते ही हैं, म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो यहां पर ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है आपका। तो म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी, तो इस पर डिपेंड करेगा। ये समझ में आ गया? तो ये आपने कौन सा यूज किया है मटेरियल, तो म्यू नॉट I के इक्वल हो गया यहां पर। तो BI इक्वल टू म्यू नॉट I। चलिए, तो यहां तक हम समझे, ये डिपेंड कर रहा था, और म्यू नॉट अपन ने क्या लगा दिया? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी लगा दिया। तो BI डिपेंड होता है I पर, तो BI इक्वल टू म्यू नॉट I, और म्यू नॉट यहां पर क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। तो मटेरियल जिस टाइप का होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें मैग्नेटाइजेशन होगा। तो I की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल पे। चलिए ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग, तो समझ में आया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी यानी कि H, और उसकी वजह से क्या हुआ? मैग्नेटाइजेशन हुआ। यानी कि मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है किस पर? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी पर। तो I इक्वल टू जीटा H, ये हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और जब अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया तो उसकी वजह से वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, तो वो डिपेंड करेगी I पर, और I कितना होगा वो डिपेंड करेगा मटेरियल कौन सा है। ओके, तो BI इक्वल टू म्यू नॉट I। म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अब थोड़ा आगे बढ़ाएं, मान लो आपके पास कोई बार मैग्नेट है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ 2L है। जैसे ये बार मैग्नेट, इसमें एरिया को A मान लिया, लेंथ को 2L मान लिया, और जो पोल स्ट्रेंथ होगा उसको अपन ने M मान लिया। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू हाइट मतलब A इंटू 2L।
और अगर मैं आई वाले फॉर्मूले से यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन बी से अपन यहाँ पर आई की वैल्यू फाइंड करें इसके लिए, तो आई हो जाएगा एम अपॉन वी। एम मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, और बाहर मैग्नेट में अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो फॉर्मूला होता है कि पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करो लेंथ ऑफ दी मैग्नेट से। तो पोल स्ट्रेंथ एम है, मल्टीप्लाई बाय 2l, एम इंटू 2l। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, हाइट मतलब 2l, 2l कट गया तो आपको मिल गया m अपॉन ए। तो बार मैग्नेट वाले केस में आपको मैग्नेटाइजेशन कितना मिला, m अपॉन ए के इक्वल। m कौन सा m है, स्मॉल m है, ये कैसा m है, स्मॉल m। तो ये आपको मिल गया स्मॉल m मतलब पोल स्ट्रेंथ। तो इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो कितना होता है, डिफाइन एज पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पोल स्ट्रेंथ डेवलप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार देखना अच्छे से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो यहां तक अभी मैंने समझा दिया आपको, अभी कहानी अधूरी है, अभी और भी पढ़ाना है ना। तो अपन स्टार्ट वहीं से करेंगे, बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, उसके बाद हो गया मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन डिपेंड कर रहा है एच पर, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन डिपेंड किस पे करता है, मैग्नेटाइजेशन पर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे समझते हैं, एक और टर्म की हम बात करने वाले हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उन सब पर डिपेंड करेगा ये चीज। देखिए कहानी ये है कि ये मान लो हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मानते हैं अपन, बी नॉट। ये कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, ठीक है, ओके। इसके अंदर मान लो आपने कोई सब्सटेंस रख दिया, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को आप रखते हैं तो ये क्या होगा बच्चे, मैग्नेटाइज होगा, मतलब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन होगा। और मैग्नेटाइजेशन अगर होगा तो उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, बी आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वो कितना होगा, म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। तो यहां पर आपको मिल जाएगी बी आई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, पहले से ही हमारे पास है, बी आई होता है मतलब म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल। दूसरी बात ये कि जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो तो यहां पहले से ही रहेगी, मतलब यहां पर पहले से ही कितना होगा हमारा, बी नॉट भी होगा, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी है और मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी है, एक ही टाइम पर दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो इस मटेरियल के अंदर ये जो सब्सटेंस हमने यूज किया था, सब्सटेंस के अंदर एक तो क्या है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बी आई वो आ जाएगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट वो पहले से ही प्रेजेंट था। अब दोनों की प्रेजेंस होने की वजह से इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। जो टोटल करेंगे अपन दोनों का, दोनों को ऐड करके हम जो निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी मटेरियल, तो इस मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, हम जो पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड वही है, लेकिन दोनों को ऐड करने से आएगा ये। तो एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से, और दूसरा मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से। तो दोनों को ऐड करने से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने यही लिखा है, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों की वजह से। तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक तो बाहर वाली तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो दोनों की वजह से, तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होगा वो, और एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो, दोनों को ऐड करने से आपको मिलता है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि बी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला।
तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, या इसको बोल सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो ध्यान रखें, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो दो फैक्टर से आ रहा है, एक तो बाहर वाला फैक्टर, एक अंदर वाला फैक्टर। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो दो फैक्टरों पर डिपेंड करेगा, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। तो मैंने वही लिखा है कि दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, एक तो H की वजह से आएगा, और इंटरनल फैक्टर यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, तो दोनों की वजह से आपको मिलता है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? बड़ा सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐड किया तो आपको मिलेगा B0 प्लस BI, तो ये हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से, और ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब आप सब पढ़े लिखे बच्चों को पहले ही बता दिया मैंने कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है H के, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के। तो B0 इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, और जो BI होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I के, I मतलब मैग्नेटाइजेशन के। तो BI प्रोपोर्शनल टू I, तो BI को लिखेंगे म्यू नॉट I, लिख दो। ये भी बता दिया था मैंने कि जो I होता है वो डिपेंड करता है, मतलब कितना मैग्नेटाइजेशन होगा वो डिपेंड किस पे करेगा कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो I प्रोपोर्शनल टू H, लेकिन I इक्वल टू जीटा H। तो I कितना होता है? I इक्वल टू जीटा H। अब ये जो जीटा होता है ये डिपेंड करता है किस पर? मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको, और ये डिपेंड करेगा मीडियम पर, यानी आपने कौन सा मटेरियल यूज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जीटा की वैल्यू चेंज होगी। मतलब वो कितने अच्छे से मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज कम होगा, ज्यादा होगा, तो वो डिपेंड किस पे करेगा? जीटा पे डिपेंड करेगा। समझ गए? ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ओके, समझे? तो यहां पर आई की जगह पे जीटा H लिख सकते हैं, चलो लिख दो। कुछ कॉमन आ रहा है तो म्यू नॉट H कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके क्या बचेगा? 1 प्लस जीटा। मैं एक काम करता हूं, म्यू नॉट के साथ में रखता हूं 1 प्लस जीटा को, H को अलग कर लेते हैं, H को साइड में कर दिया। तो और ये जो वैल्यू दिख रही है H के अलावा, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया? इस पूरी वैल्यू को मैंने म्यू मान लिया। तो म्यू मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस मीडियम की हम, मीडियम मतलब ये जो मटेरियल हमने यूज किया था, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मीडियम की हम परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को कितना मान लें? म्यू मान लें, क्योंकि अगर एयर होता तो म्यू नॉट मानते, है ना। लेकिन यहां पर अब तो आपने रख दिया मटेरियल, तो इस मटेरियल की जो परमिएबिलिटी है उसको हम क्या मान रहे हैं? म्यू मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर परमेबिलिटी म्यू है और मैग्नेटिक फील्ड अगर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर बी आ रहा है, तो जो बी है वो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब बी जो है किस पे डिपेंड करेगा बताइए? परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो इसको अपन मान लेते हैं म्यू, तो B इक्वल टू म्यू H। तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। इसमें म्यू किसको माना है? तो म्यू अपन ने माना है म्यू नॉट 1 प्लस जीटा को। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको फॉर्मूला मिल गया परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम या परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो जो भी आपने यूज किया था मटेरियल, उस मटेरियल की परमेबिलिटी का फॉर्मूला है म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। अब रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट, मतलब मीडियम की परमेबिलिटी को डिवाइड कर दो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी से, तो आपको मिल जाती है रिलेटिव परमेबिलिटी। ये पहले भी कर चुके, परमिटिविटी पढ़ा था मैंने इसी टाइप से आपको। तो यहां पर म्यू की जगह पे लिखेंगे म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, अपॉन में म्यू नॉट था, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस जीटा बचेगा। मतलब जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो हो जाएगा 1 प्लस जीटा। तो ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमेबिलिटी का। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन कहूंगा मैं, है ना, एक जैसी टर्म्स लग रही थी, बट बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान से समझना है आपको इस टॉपिक को, बहुत सिंपल है। तो लेक्चर काफी लेंथी हो गया है, तो आपको मैंने ये सारी टर्म्स समझा दी और थोड़ा बेसिक आइडिया भी मैंने आपको दिया किसके बारे में? डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? उन तीनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, है ना। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि जब आप ये सब समझ जाओगे, जीटा क्या होता है ना, जीटा समझा दिया मैंने आपको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। और रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया 1 प्लस जीटा। तो ये सारी बातें अपन करेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया तो प्रॉपर्टीज आराम से समझ में आ जाएंगी। तो बहुत सिंपल है, बट इसको अच्छे से देख लेना, अगर ये समझ में आएगा तो ही आगे लेक्चर समझ में आएगा। तो ठीक है, इस लेक्चर को मैं करता हूं एंड। थैंक यू।